दोस्तों, मैं सिंपी वर्मा आप सभी लोग का मिशन रोजगार परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने कल स्वर के बारे में पढ़ा था, आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम व्यंजन आज तभी पढ़ाएंगे जब तक आप लोग लिंक को शेयर नहीं करेंगे। आप लोग बताइए, पढ़ लेते हैं और उसके बाद चुपचाप सो जाते हैं। भाई हमारी भी तो मेहनत देख लीजिए आप लोग, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं। और इसमें सबको पता है असिस्टेंट जीडी की वैकेंसी आई हुई है और फॉर्म भी ऑनलाइन हो रहे हैं, जिसमें 30 नवंबर तक ऑनलाइन होंगे और उसका भी पेपर आपका फरवरी या मार्च में होने वाला है। तो उसके लिए तो ये बहुत ही रामबाण क्लास है, जिसमें जो है सबसे आप सबको पता है कि वर्णमाला से हमारे कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें हमने स्वर आपको पढ़ा दिया है और आज हम व्यंजन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो है क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी पढ़ने दीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि तू भी पढ़ ले, पेपर आने वाले हैं। नहीं तो आजकल लोग इतने जो है चालाक हो गए हैं कि खुद तो रात भर पढ़ेंगे, लेकिन अगर दोस्त पूछ लिया कि भाई तू रात में क्या कर रहा था, लोग ये कहेंगे कोई नहीं, मैं तो शाम से ही सो रहा था, कहाँ पढ़ाई हो रही थी। तो ऐसा ना कीजिए, आप सबको मौका दीजिए और सबको शेयर कीजिए, जिससे सभी को अच्छे से अच्छे कंटेंट मिल सके। और हम ज्यादा समय ना लेते हुए आपका आज हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे और पूरा एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। और बेटा आप लोग जो है नोट्स बनाते रहिए, डेली का डेली वीडियो देख के नोट्स बनाइए और उसका रिवीजन कीजिए। लास्ट में जब आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम आपको प्रश्न उत्तरी करवाएंगे, ठीक है। देखते हैं आज हम व्यंजन। देखिए व्यंजन का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, वि धन अंजन। समझ में आएगा। व्यंजन का संधि विच्छेद होता है वि धन अंजन। वि में देखिए छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो यहां से हम छोटी ई जब निकालेंगे और यहाँ हमारा अंजन प्लस यहाँ क्या बचा, आधा वा बचा। समझ में आएगा, आधा वा बच रहा है। और हमारा नियम कहता है संधि हम आपको पढ़ाएंगे, व्यंजन के बारे में हम पढ़ाने के बाद तुरंत संधि पढ़ाएंगे। देखेंगे इसमें जो है नियम हमारा कहता है, एक संधि है यड़ संधि। कौन सी संधि है, यड़ संधि। नियम हमारा कहता है कि यदि ह्रस्व ई के बाद आ समास हो रहा है तो क्रमशः ह्रस्व ई का या हो जाता है। क्या हो जाएगा, या। और या जो है आधा होगा प्लस यहाँ अंजन और यहाँ आधा वा बचा हुआ है, जोड़ देंगे आधा वा आधा या। इस आधा या में ये अंक को आ गया, क्या हो गया, व्यंजन। व्यंजन इसलिए कहा जाता है जिससे सभी चीजें उसमें समाहित हो। कह रहे हैं अब हम ये क्लियर हो गया, अगर कभी भी पूछा जाए व्यंजन में कौन सी संधि है तो आप क्या बताएंगे, यड़ संधि है। कौन सी संधि है, यड़। हम देखेंगे व्यंजन की परिभाषा, आगे हम देखेंगे व्यंजन की परिभाषा। कह रहे हैं वे ध्वनियां जिनका उच्चारण जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा, मुख से बाहर निकलने वाली हवा को
यानी मुख के अंगों, मुखांगों की बाधा, सामना करना पड़े की बाधा का, मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़े अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हुए बाहर निकले वे व्यंजन कहलाते हैं। वे व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वरों की सहायता से होता है। जुड़ जाइए भाई सभी लोग जल्दी जल्दी, और लिंक को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। देखिए आप क्या है, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़े, अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते हुए बाहर निकले, वे व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन जो है यह स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, या इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। क्लियर? व्यंजन की परिभाषा ही यही है कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों के बाधा का सामना करना पड़े, अर्थात मुख के अंगों को परस्पर स्पर्श करते हुए बाहर निकले, वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हम बोले का, खा, आप अपने हाथ को अपने कंठ पे रख के देखिए, सबसे ज्यादा कंठ में आपके झंकार होगी। इसलिए का, खा, गा, घा, ङा, ये जो है इनका उच्चारण स्थान कंठ है, और ये 5 वर्ड जो है हमारे कंठ को स्पर्श करते हुए बाहर निकल रहे हैं। समझ में आई बात? हम देखेंगे व्यंजनों की संख्या। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कितने व्यंजन होते हैं? 33। स्वर कितने होते हैं? 11। 11 और 33 कितने हो गए? 44। हमने बताया था कि पढ़ने के आधार पे व्यंजन 44 होते हैं। देखेंगे व्यंजनों की संख्या। कितने हो गए? 33। आइए सभी व्यंजनों से परिचित होते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, इन्हीं को वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? 25। देखेंगे का, खा, गा, घा, ङ, चा,
छा जा झा इया टा ठा दा धा ड़ा ता था दा धा ना पा फा वा भा मा। कितने हो गए? 25। ध्यान देंगे हम लोग कि स्पर्श व्यंजन इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब इन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है तो हमारे मुख से वायु बाहर निकलती है और ये हमारे मुख खांग के किसी ना किसी पार्ट को स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और इन्हें वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 5 वर्गों में विभाजित हैं। देखिए इनकी संख्या कितनी है? 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। हम ध्यान देंगे कि इन्हीं स्पर्श व्यंजनों में जो ये लास्ट वाले हैं पंचमा अक्षर, इन्हें नासिका कहते हैं, नासिक्य व्यंजन। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान नासिका से होता है, इसलिए इन्हें नासिक्य व्यंजन कहते हैं। हमने बताया व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अभी तो आपको व्यंजनों से केवल परिचित करवाया जा रहा है, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। देख रहे हैं स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है और वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 5 वर्गों में विभाजित है, 1 2 3 4 5। आप इन पांचों को, जिसको ये भूल जाए कि वर्गों की संख्या कितनी है, पूछा जाता ना व्यंजन में कितने वर्ग हैं या हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्ग कितने हैं, तो कितने हैं? 5। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, ट्री बना लीजिए, का चा टा ता पा। इसको ऐसे लिखिए, का चो टा ता पा बा। करेक्ट, कचोटत बा। ये हमारा ट्रिक हो गया। का से का वर्ग, चा से चा वर्ग, ता से टा वर्ग, ता से ता वर्ग, पा से पा वर्ग। और इनका क्रम यही है और ये पांचों क्रम में आपको तुरंत याद आ जाएगा कि 25 व्यंजन होते हैं। क्लियर? करेक्ट, कचोटत बा। ये जो है हमारी ट्रिक हो गई हमारे इन पांचों वर्गों को याद करने के लिए। हम करें का वर्ग में का खा गा घा ना आ जाएगा, चा वर्ग में चा छा जा झा न्या, टा वर्ग में टा ठा डा ढा डा, ता वर्ग में ता था दा धा ना, फिर पा वर्ग में पा फा बा भा मा। एक बार आप देखेंगे कचोटत बा। ये हमारा ट्रिक हो गया हमारे वर्गों को याद करने के लिए। क्लियर? अब हम देखेंगे ये हमारे 25 तो हो गए स्पर्श व्यंजन। इसके बाद हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। क्या देखेंगे? अंतस्थ व्यंजन। समझ में आ रहा है दोस्तों? देखिए ये हमारी जो क्लास है हम आपको 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको यूपीपी, लेखपाल, एसएससी, जीडी, कांस्टेबल, यूपी टेट, सी टेट हर जगह यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये हिंदी जो है ये रामबाण क्लास है समस्त जो है कंपटीशन के लिए। समझ में आएगा? अब हम देखेंगे, हमने आपको स्पर्श व्यंजन बता दिया। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, उसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और जो है वर्गीय व्यंजन
क्यों कहते हैं हमने ये भी बता दिया, क्योंकि ये 5 वर्गों में विभाजित है, जिसमें हमने ट्रिक भी आपको बता दी। अब हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4, जिसमें हमारा या, रा, ला, वा आता है। क्या आता है? या, रा, ला, वा आता है। ध्यान देंगे, या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। रा ये प्रकंपित व्यंजन है, प्रकंपित व्यंजन। ला ये लुंठित व्यंजन है। क्या है? लुंठित व्यंजन। और इसे लुंठित व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम ला का उच्चारण स्थान करते हैं तो हमारी जीवा जो है ये पूरा ऐसे मुड़ जाती है, ला, और इसे पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजन। सॉरी दोस्तों, लुंठित व्यंजन जो है ये हमारा रा को कहा जाता है। माफी चाहेंगे। लुंठित व्यंजन और प्रकंपित व्यंजन दोनों किसे कहा जाता है? रा को कहा जाता है। हम बोले रा, रा, तो हमारी जीवा जो है ये मुड़ जा रही है, इसलिए इसे लुंठित व्यंजन कहा जाता है। रा को, या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। क्यों अर्ध स्वर कहा जाता है? क्योंकि छोटा और वा ये जो है हमारे स्वरों में आते हैं, जबकि हम देखेंगे या, रा, ला, वा इन चारों को संस्कृत में अर्ध स्वर कहा जाता है, लेकिन हिंदी में केवल या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। क्लियर हुआ अंतस्थ व्यंजन? अभी बस आप नाम याद रखिए कि अंतस्थ व्यंजन 4 है, इनकी संख्या या, रा, ला, वा। आगे हम देखेंगे ऊष्म व्यंजन। अगली हेडिंग हमारी क्या है? ऊष्म व्यंजन, जिसमें तीनों शा और हा आता है। ऊष्म व्यंजन देखेंगे, इनकी संख्या भी कितनी है? 4, जिसमें शा, श, का और हा आता है। देखिए इसे तालव्य सा कहते हैं, तालव्य शा। ये मूर्धन्य शा है, ये दंती सा है, और इसका उच्चारण स्थान कंठ है। क्या है? कंठ। समझ में आया? हमेशा देखिए बड़े सा को तालव्य सा और खट्टे सा को मूर्धन्य सा, छोटा सा को दंती सा और हा को कंठ कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान जो है तालव्य होता है, और खट्टी शा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, शा का उच्चारण स्थान दंत होता है, हा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। हम देखेंगे कि हमारे 25 जो है ये स्पर्श व्यंजन हो गए।
अंतस्थ व्यंजन हो गया और 4 हमारा जो है ऊष्म व्यंजन हो गया। क्या हो गया? ऊष्म व्यंजन। देख लीजिए, 5 4 9 4 13 2 1 3 कितने हो गए हमारे? 33। व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई? 33। आपके 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 25 आपके सॉरी 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए और 4 आपके ऊष्म व्यंजन हो गए। अब हम अगली हेडिंग डालेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। अभी तो हम केवल परिचय करा रहे थे आप लोगों को 33 व्यंजन से। अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। हमने व्यंजनों की संख्या देख ली, अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या पढ़ने हैं हम? व्यंजनों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य वर्गीकरण। हम पहली हेडिंग क्या डालेंगे? सामान्य वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण। और ये सामान्य वर्गीकरण किया किसने है? किशोरी दास बाजपेयी ने, जिन्होंने हिंदी व्याकरण हिंदी शब्द अनुशासन नाम से लिखा है। किसने किया है? किशोरी दास बाजपेयी। किशोरी दास बाजपेयी। इनकी पुस्तक क्या है? हिंदी शब्दानुशासन। हिंदी शब्दानुशासन। क्लियर? हमने पहले भी बताया था कि किशोरी दास बाजपेयी जो है यह व्याकरणाचार्य हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी शब्दानुशासन लिखी है। उन्हीं के अनुसार हम व्यंजनों का वर्गीकरण सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है? इन्होंने व्यंजनों का वर्गीकरण 3 भागों में किया है। कितने भागों में किया है? 3। देखेंगे, सबसे पहले इन्होंने स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिसे स्पृष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पृष्ट व्यंजन। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इसे ईषत् स्पृष्ट, इसे ईषत् विपरीत कहा जाता है अंतस्थ को। उसके बाद नंबर 3 है ऊष्म व्यंजन। जिसे ईषत् स्पृष्ट। क्लियर? हम देख रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण, जिसमें हमने सामान्य वर्गीकरण देखा किशोरी दास बाजपेयी के अनुसार, जिन्होंने स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, जिसमें स्पर्श व्यंजन को स्पृष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन को ईषत् विपरीत व्यंजन और ऊष्म व्यंजन को ईषत् स्पृष्ट व्यंजन कहा जाता है। हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन में हमारे का वर्ग,
5 वर्ग आते हैं। किसमें? अस्पर्श व्यंजन में। और अंतस्थ व्यंजन में हमारा या, रा, ला, वा, ये 4 आते हैं। उसमें व्यंजन में हमारे शा, से और हा आते हैं। क्लियर? वर्ग का मतलब होता है कि का वर्ग की पूरी पंक्ति, जिसमें का, खा, गा, घा, ङा आता है। फिर चा वर्ग की पूरी पंक्ति, जिसमें चा, छा, जा, झा, या। फिर टा वर्ग की पूरी पंक्ति, ता, ठा, डा, ढा, ड़ा। फिर ता वर्ग की पूरी पंक्ति, जिसमें ता, था, दा, धा, न। फिर पा वर्ग की पूरी पंक्ति, पा, फा, बा, भा, मा। हमने बताया कि इसीलिए अस्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। और हमने याद करने की ट्रिक भी आपको बता दी, कचोटत बा। क्लियर? अब हम देखेंगे आगे अस्पर्श व्यंजन। अब हम हेडिंग डालेंगे क्या? अस्पर्श व्यंजन। हेडिंग क्या डालेंगे हम? अस्पर्श व्यंजन। देखेंगे इसमें हम परिभाषा लिखेंगे कि का से लेकर के मा, पूरे 25 अस्पर्श व्यंजन होते हैं ना। करेक्ट? का से लेकर मा तक के वर्ण को अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। करेक्ट? का से लेकर मा तक के वर्ण को अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये कंठ, तालु, मूर्धा, कहेंगे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के परस्पर स्थानों से बोले जाते हैं। ओष्ठ के परस्पर स्थानों से बोले जाते हैं। ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के परस्पर स्थानों से बोले जाते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन और स्पृष्ट व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या
25 है। एक बार हम लिखेंगे दोबारा, का, खा, गा, घा, ङा, चा, छा, जा, झा, ञ, ता, ठा, डा, ढा, ड़ा। ठीक है, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। देखिए, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। क्या है? कंठ। आप बोल के देख लीजिए, का, खा, गा, घा, ङा। तो ये हमारा कंठ जो है ये झंकृत हो रहा है, इसलिए का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। आप बोल के देखिए, चा, छा, जा, झा, ञ। हमारे जीवा हमारे ऊपरी वाले भाग को स्पर्श कर रही है। इसके बाद टा, टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है। क्या है? मूर्धा। ता, ठा, डा, ढा, ड़ा। तो हमारे जीवा एकदम मुड़ के हमारे पिछले भाग को यहाँ स्पर्श कर रही है, मूर्धन्य को। और उसके बाद ता, बोल के देखिए, ता, था, दा, धा, ना। हमारी जीवा तुरंत हमारे दंत के पास आ जा रही है, हमारे दांतों को स्पर्श कर रही है, इसलिए ता वर्ग का उच्चारण स्थान जो है दंत है। क्या है? दंत। और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। देख लीजिए, पा, फा, बा, भा, मा। हमारे दोनों ओठ परस्पर आपस में मिल जा रहे हैं जब हम पा वर्ग का उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए पा वर्ग का उच्चारण जो है वो ओष्ठ है। और ये जो वर्ग का पंचम अक्षर होता है, इनका उच्चारण स्थान इन सभी के साथ साथ, जैसे का वर्ग में ङा, ङा ये कंठ और नासिका दोनों से इसका उच्चारण होगा, इसलिए वर्गों का पंचम अक्षर जो है इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। क्या होता है? नासिका। क्योंकि यह जो है हमारी नाक से जो है, जब हम ङा बोल रहे हैं तो कंठ के साथ साथ वायु हमारे नासिका से बाहर आ रही है। क्लियर हुआ? हम देखेंगे कि जो हमारे वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा जो लाइन है, यहां से ऐसे कर लेंगे, फिगर बना लेंगे ऐसे, जिससे आपको कभी कंफ्यूज ना हो पढ़ने में। ये जो है हमारे वर्ग का दूसरा और चौथा यानी सम स्थानों पे रहने वाले वर्ण जो है महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं? महाप्राण। महाप्राण क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से अधिक वायु बाहर निकलती है। इसमें का, खा, गा, घा, ङा। तो जो हमारे सम स्थानों पे है वर्ग में, वह जो है महाप्राण होते हैं। और जो विषम स्थानों पे है, जैसे 1, 2 और 3, यानी लास्ट वाला, बीच वाला और प्रथम वाला, ये जो है हमारे क्या है? अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण। क्यों? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से कम वायु बाहर निकलती है। का, खा, गा, घा, ङा। समझ में आ रहा है? इसलिए इसे अल्प प्राण कहते हैं, और दूसरे और चौथे स्थान पे जो रहता है उसे महाप्राण कहते हैं। क्लियर? अब हम दूसरी हेडिंग डालेंगे, अंतस्थ व्यंजन। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा स्पर्श व्यंजन कि का से लेकर के मा तक, का से लेकर मा तक के वर्ण को
कहते हैं ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के परस्पर स्थानों से बोले जाते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन और अस्पृष्ट व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 25 है, जो हमने आपको बताया कि का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। क्लियर हुआ? अब हम अगले हेडिंग डालेंगे अंतस्थ व्यंजन। क्या डालेंगे? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन समझ में आ रहा है सबको दोस्तों? जो भी चीजें आपको समझ में ना आ रही हो, एक बार आप जो है कमेंट करके हमसे बता दीजिए कि मैम ये चीज समझ में नहीं आ रही है। और अगर आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है, आपको लग रहा है कि मैम मेहनत कर रही है, हमें समझ में आ रहा है, तो आप लोग प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिए। अगले हम डालेंगे अंतस्थ व्यंजन। क्या डालेंगे? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन देखिए इनकी संख्या 4 है, जैसा कि आप पहले भी परिचित हो चुके हैं। हमने बताया इनकी संख्या 4 है। अब हम इनका परिभाषा देखेंगे कि इनका उच्चारण जीव तालु दंत, इनका उच्चारण जीव तालु दंत और ओष्ठ के परस्पर, इनका उच्चारण जीव तालु दंत और ओष्ठ के परस्पर स्थानों से होता है। स्थानों से होता है। इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या कितनी है? 4। या, रा, ला, वा। इनकी संख्या कितनी है? 4, जिसमें या, रा, ला, वा। देखेंगे या का उच्चारण स्थान तालु है। क्या है? तालु। रा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ला का उच्चारण स्थान दंत है। वा एक ऐसा व्यंजन है जो संयुक्त ना होते हुए भी ये 2 जगहों से उच्चारित होता है। इसका उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ दोनों है। दंत ओष्ठ भी हम आपको बताएंगे कैसे दंत और ओष्ठ दोनों है। देखेंगे हम या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। और इसे अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि छोटी प्लस आ से मिलके या बना हुआ है। किससे? छोटी प्लस आ से मिलके क्या बना हुआ है? या।
अर्ध स्वर कहा जाता है। यह छोटा ऊ प्लस आ से मिलके बना हुआ है। वाह, समझ गए आप? इसीलिए इसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये हमारे हिंदी वर्णमाला में दो अर्ध स्वर है, या और वा। ये कई बार पूछा गया परीक्षाओं में कि हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर किसे कहा जाता है, या और वा को। क्लियर हुआ अंत व्यंजन कि इसका उच्चारण जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ के परस्पर स्थानों से होता है। इनकी संख्या 4 है, या, रा, ला, वा। और हमने बताया कि संस्कृत में ये चारों अर्ध स्वर हैं। जो लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और उनका सिलेबस जो है, उनकी भाषा जो है संस्कृत है, तो वो ध्यान दे सकते हैं। और वैसे भी ध्यान सभी दें तो अच्छी बात है इन चीजों पे, कि अगर या और वा को अर्ध स्वर कहा गया तो जो है रा और ला को क्यों नहीं कहा गया। लेकिन ये हिंदी में नहीं कहा गया है, ये संस्कृत में चारों को अर्ध स्वर कहा गया। समझ में आई बात? आप नोट में लिख सकते हैं कि संस्कृत में इन या ये चारों अर्ध स्वर हैं। क्या है? अर्ध स्वर, या, रा, ला, वा। अब हम अगले ऋण डालेंगे ऊष्म व्यंजन। क्या डालेंगे? ऊष्म व्यंजन। अगले ऋण डालेंगे नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। परिभाषा देखेंगे, इनका उच्चारण एक प्रकार से रगड़ या घर्षण से होता है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनका उच्चारण एक प्रकार से रगड़ या घर्षण से होता है। इनका उच्चारण एक प्रकार से रगड़ या घर्षण से होता है। ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या 4 है। समझ में आया? शा, शा, शा और हा। देखिए, बड़ा सा का उच्चारण स्थान तालु से होता है, इसलिए इसे तालव्य सा कहा जाता है। खट्टी सा का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, इसलिए इसे मूर्धन्य सा कहा जाता है। छोटा सा को दंती सा और हा का उच्चारण स्थान कंठ होता है।
इसलिए इसे कंठ कहा जाता है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? ऊष्म व्यंजन इनका उच्चारण एक प्रकार से रगड़ या घर्षण से होता है, इसलिए ये जो है ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं और ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जिसको महेश्वर सूत्र याद होगा वो प्रत्याहार जानता होगा। हम आपको वर्णमाला के बाद संधि पढ़ाएंगे, तब हम आपको महेश्वर सूत्र पढ़ाएंगे जिसमें हम आपको प्रत्याहार भी बताएंगे कैसे बनता है। समझ में आएगा? क्लियर हुआ ये दोस्तों? हमने आपको 33 व्यंजन के बारे में पढ़ाया, जिसमें हमने सबसे पहले आपको स्पर्श व्यंजन बताया जिनकी संख्या 25 है, जिन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, और हमने उनका उच्चारण स्थान भी बताया। फिर उसके बाद जो है अंतस्थ व्यंजन हमने पढ़ा, जिसमें या, रा, ला, वा आते हैं, जिसमें या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है, रा को प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन कहा जाता है, ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, और उसके बाद हमने ऊष्म व्यंजन आपको बताया जिनकी संख्या 4 है, जिनका उच्चारण करते समय रगड़ या घर्षण के साथ इनका उच्चारण होता है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, जिनकी संख्या 4 है। कल हम आपको उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे, जिसमें आपको हम ट्रिक से बताएंगे कि उच्चारण स्थान याद कैसे करेंगे। जैसे अभी तो हमने बता दिया का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। आपको रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप जो है एकदम ट्रिक से अच्छे से याद कर सकते हैं, प्रैक्टिकली करके याद कर सकते हैं कि जब हम पा, फा, बा, भा, मा बोल रहे हैं तो हमारा ओठ दोनों आपस में मिल रहे हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ रखा गया है। कल हम आपको उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे, जिसमें आपको याद भी तुरंत करवा देंगे पूरे। और ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको अच्छे कंटेंट नहीं मिल रहे हैं? कृपया आप जो है कमेंट करके हमें बताइए कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जिससे हमारा भी जो है हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कि मैम आप जो है नहीं समझा पा रही हैं या हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए हमारे पास, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे, हर सलूशन बताएंगे आपको। आप जो है बस मेहनत से पढ़िए और डेली आप कॉपी बनाते रहिए। जब आप एक बार वीडियो को पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे, फिर दोबारा पढ़ेंगे, आपको आराम से याद हो जाएगा। कोई भी चीज जब तक हम नहीं करते हैं, जब तक शुरू नहीं करते हैं, तभी तक हमें डर लगता है। जब हम एक बार शुरू कर देते हैं फिर हमें डर नहीं लगता है, चाहे वो पढ़ने की बात हो, चाहे पढ़ाने की बात हो, चाहे जो भी हो। आप लोग भी अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपसे आगे ना निकल सके। सबको पता है कंपटीशन का दौर चल रहा है, और अगर 3000 फार्म निकलते हैं तो वहां 30 लाख फार्म पड़ते हैं, और हर कोई जान रहा है कि हर एक बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ रहा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं और कितनी मेहनत से कर रहे हैं। गुड नाइट दोस्तों, धन्यवाद।